बात है जनवरी 2008 की, जब ऑथर सौरभ मुखर्जी इंडिया आए थे और इंडिया से वापस लंदन जा रहे थे। तो जब वो एक टैक्सी ड्राइवर के साथ में जा रहे थे तो टैक्सी ड्राइवर उनसे पूछता है, साहब रिलायंस पावर इसके बारे में क्या लगता है, मतलब ये के साथ जाएगा आईपीओ। तो ऑथर उससे पूछता है कि आखिरकार तुम कितना कमाते हो, कितने पैसे लगा रहे हो। तो उनको पता लगता है कि जो आदमी है ना, उसकी कुछ साल की 1 लाख के आसपास की इनकम है, जो बिहार का माइग्रेंट है। और अल्टीमेटली वो इस कंपनी में 20,000 रुपए लगाना चाहता है। अब आपको अगर मैं बताऊं, तो अगर आपको मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश करूं, तो रिलायंस पावर का जब आईपीओ आ रहा था ना, तो शायद सबसे बड़ा आईपीओ था उस समय का, हिस्ट्री का, इंडियन हिस्ट्री का। तो उस आईपीओ ने लिटरली, मतलब जब शेयर लिस्ट हुआ था, तो उसके बाद में आज का टाइम है, आज तक वो शेयर उस लिस्टिंग प्राइस के पास भी नहीं गया है। अगर आपने भी उस समय उस कंपनी में अगर 1 लाख रुपए लगाए होते, तो लिटरली आज आपके पैसों की कितनी वैल्यू होती पता है आपको? आज आपके उन पैसों की वैल्यू होती सिर्फ 15,000 रुपए। मतलब यहाँ पर कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न दिए है। तो देखो यार, रिलायंस पावर का जो एग्जांपल है ना, वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम है, जो कि दिखाता है कि स्टॉक मार्केट जो इंडिया का है ना, वो इतना भी ज्यादा मेच्योर नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो कि मेजोरिटी ऑफ इन्वेस्टर फेस करते हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि आपको भी अधिकतर पता होगा कि बहुत सारी जो कंपनियां है ना स्टॉक मार्केट में, वो कभी भी जो इन्फ्लेशन है ना उसको भी बीट नहीं कर पाती है और उससे भी ज्यादा रिटर्न नहीं दे पाती है। और वहीं जो कई कंपनियां हैं, वो बहुत ही ज्यादा छोटी होती है और समय के साथ में इतनी बड़ी हो जाती है और इतने अच्छे रिटर्न देती है कि बिल्कुल स्टॉक मार्केट में आपको अमीर से अमीर बना देती है। सो हाय गाइस, मैं हूं कपिल सोंती, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां पर आपको मिलता है इन्वेस्टमेंट, पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस रिलेटेड कंटेंट, जिसका मेन फोकस है 1 मिलियन लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करवाना। तो आज के इस वीडियो में गाइस, सौरभ मुखर्जी की एक बुक है केओस ऑफ गुरुस, उसी के बारे में हम बात करेंगे। आपने अगर सौरभ मुखर्जी सर का नाम नहीं सुना, तो अगर आपने कॉफी कैन पोर्टफोलियो या फिर कॉफी कैन इन्वेस्टिंग एक बुक है उसके बारे में सुना है, तो उसको सौरभ मुखर्जी सर ने लिखा है और उसके पहले उन्होंने यही गुरुस ऑफ केओस बुक लिखी थी। तो ये बुक बिल्कुल स्टॉक मार्केट में अगर कोई नया नया आ रहा है ना, और उसको बिहेवियरल फाइनेंस या फिर थोड़ा इधर उधर का ज्ञान जो एक्स्ट्रा चाहिए वो लेना है, साथ में जो उस समय के मतलब दिग्गज इन्वेस्टर थे, जो मतलब बड़ी बड़ी एएमसी कंपनीज को चला रहे थे, लाइक एचडीएफसी एएमसी और दूसरी कंपनी, तो उनके बहुत ही अच्छे इंटरव्यू है जो कि इस बुक में उन्होंने बहुत ही अच्छे से उतार के लिखा है और उनसे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। मतलब अगर आपको आज के समय में अगर आप पॉडकास्ट सुनते हो, तो वहां से इतना नॉलेज नहीं मिलेगा ना, उससे ज्यादा अगर आप ये बुक पढ़ोगे तो वहां से मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस बुक से जो पहला लेसन है वो है रिलेंटलेस रिसर्च। देखो यार, जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर हुए हैं या फिर जो अभी आगे जाके बनने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं जो अपनी रिसर्च है ना, उसको इतनी ज्यादा रिलेंटलेस और इतनी ज्यादा मतलब कि बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड और इन्फॉर्मेटिव वे में रखते हैं कि उससे कहीं ना कहीं वो अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल हो जाते हैं। और अगर आपके पास में कंपनी के बारे में बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन है ना, तो कहीं ना कहीं आपके जो डिसीजन है ना, वो इमोशंस की जगह पर कहीं ना कहीं लॉजिकल और रेशनल हो जाते हैं। और यहाँ पर ऑथर ने जो पीटर लिंच है, जो कि मतलब आपको पता होगा फिडेलिटी मैगेलन एक फंड था जिसने की हाईएस्ट रिटर्न दिए थे उस समय। तो पीटर लिंच के बारे में वो बताते हैं कि जब पीटर लिंच है ना, जब उनका दिन स्टार्ट होता था तो वो किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट लेके बैठते थे, फिर दिन भर वो किसी ना किसी कंपनी के बारे में रिसर्च करते थे, किसी ना कंपनी के जो मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव उनसे बात करते थे। मतलब एक दिन में वो 2 या फिर 3 मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव से मिलते थे और उनसे कंपनी के बारे में पूछते थे। और लिटरली उन्होंने इतने समय के अंतराल में ज्यादा छुट्टियां नहीं ली और कंटिन्यूस उन्होंने जो वीकेंड आते हैं ना, वीकेंड पर भी काम किया। और मतलब क्या आप मानोगे नहीं, वो जो साल है ना, साल में 10,000 माइल्स के आसपास की ट्रेवलिंग करते थे कि किसी कंपनी के सीईओ एग्जीक्यूटिव से मिलना है, वो इस कोने में रहता है, अपन इस कोने में रहते हैं। तो मतलब लिटरली वो इतना सारा ट्रेवलिंग वगैरह सब कुछ करते थे। तो इतना नाम उनका इसी वजह से हो रहा है क्योंकि उन्होंने उस समय पर बहुत ही ज्यादा मेहनत करी थी। और मेहनत का ही फल है कि उन्होंने एक एक कंपनी में इतनी ज्यादा रिसर्च करी कि उनको 28% के आसपास का रिटर्न अचीव किया। क्योंकि देखो यार, जितने भी इन्वेस्टर है, चाहे वो रिटेल हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी हो, सबके पास में एक जैसी इन्फॉर्मेशन होती है। लाइक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपनी के, वो सबके पब्लिक के लिए अवेलेबल है। कंपनी के बारे में अगर कोई बड़ी न्यूज हो रही है तो कंपनी को वो बिल्कुल बतानी पड़ती है। हाँ, ये हो सकता है कभी कभी कि वो इनसाइडरली थोड़ी पहले पता चल जाती है, बट अल्टीमेटली देखा जाए तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जितने भी ब्रोकर हाउस है, जितने भी इन्वेस्टर है या फिर जितने भी फंड मैनेजर है, सबके पास में एक साथ ही आती है, अपन ऐसा मानते हैं। बट उसमें से कुछ ही कम लोग एक्सेप्शन होते हैं जो कि उन इन्फॉर्मेशन का सही यूज करते हैं, जिससे कि उन्हें जो कंपनी का हिडन पर्सपेक्टिव है ना, वो पता चल जाता है और अल्टीमेटली वो कंपनी में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न कमाते हैं। अब देखिए, ऑथर के हिसाब से जो एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर होता है ना, वो कंपनी की इन्फॉर्मेशन को 4 मुख्य एरिया में डिवाइड कर देता है। पहला एरिया होता है कि कंपनी के आखिरकार स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब कंपनी के पास में कोई सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है या फिर नहीं। सेकंड है कि जो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, उनकी कितनी ज्यादा क्रेडिबिलिटी, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी है ना, वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। थर्ड है कि जो कंपनी का प्रोमोटर है ना, वो कंपनी के लिए कितना ज्यादा लॉयल है और उसकी कितनी ज्यादा कैपेबिलिटी है। और लास्ट है कि कंपनी का जो प्रोमोटर है, क्या वो चोर उचक्का तो नहीं है, मतलब वो इंटीग्रेट आदमी तो है ना, कि जिस पर भरोसा किया जा सके।
तो चलिए इन्हीं के बारे में डिटेल में बात करते हैं। अब देखो यार, बात करें अगर किसी भी कंपनी की आपको स्ट्रेंथ जाननी है तो ऑथर ने दो चीजें बताई है। या तो कंपनी के पास में कोई डिफरेंट कैपेबिलिटी है, या फिर एक चीज है कि कंपनी के पास में कोई ना कोई एक हिडन या फिर पावरफुल असेट है। देखो दोनों को एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो अगर किसी कंपनी के अपने एम्प्लॉयर, अपने सप्लायर या फिर अपने कस्टमर से कहीं ना कहीं एक अच्छे रिलेशन है। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट, जिसका मतलब कि सॉफ्टवेयर मतलब कि जो उसके कस्टमर है उनके बीच में इतना ज्यादा पॉपुलर है कि पूछो मत। मतलब अगर जो कोई एक माइक्रोसॉफ्ट की एक्सेल यूज करने लग जाता है तो लिटरली एक्सेल से कहीं ज्यादा स्विच हो ही नहीं पाता। और अगर कोई माइक्रोसॉफ्ट का ही विंडोज यूज कर रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं स्विच नहीं हो पाता। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो स्विचिंग कॉस्ट है ना वो बहुत ही ज्यादा डिपेंड करती है। और अल्टीमेटली आपने फेसबुक इंस्टाग्राम का भी देखा होगा कि आपके सारे के सारे दोस्त वही है, तो आप भी अल्टीमेटली वहीं पड़े हो। और अगर बात करें स्ट्रेटेजिक असेट की, तो देखो कोका कोला है, उसके पास में एक स्ट्रेटेजिक फॉर्मूला है कि मैं कोका कोला को इसी प्रकार बनाता हूं। और कहीं ना कहीं वो कोका कोला के पास में एक्सक्लूसिव है। इसके साथ में बहुत सारी कंपनियों के पास में कुछ एक्सक्लूसिव राइट होते हैं। तो मतलब कि कहीं ना कहीं एक उनकी खुद की एक पर्सनल असेट है जो कि कहीं ना कहीं कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में बना रही है। अब इसके अलावा जो कंपनी का ब्रांड्स है, कंपनी की रेपुटेशन है, कंपनी का आर्किटेक्चर कैसा है और कंपनी कैसे इनोवेशन कर रही है, ये सारे भी जो कंपनी की डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटी है ना उसके अंदर कहीं ना कहीं आते हैं। अब आप एप्पल का एग्जांपल से इनको सबको समझ सकते हो और सबको कहीं ना कहीं रख सकते हो, जो कि एप्पल में कहीं ना कहीं मतलब कि बिल्कुल कुट कुट के भरे हैं और कहीं ना कहीं उसके पास में सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जो कि आगे भी चलता रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जो कि है क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो यार, अगर मेरे हाथ में होगा ना, मतलब मैं खुद सीए कर रहा हूं, तो मैं किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको इतने अच्छे बता सकता हूं, इतने अच्छे बता सकता हूं कि आप पता भी नहीं कर सकते हो कि आप आखिरकार कैसे उसको ट्रैक करोगे। बट एक चीज होती है जो कि कहीं ना कहीं मतलब अल्टीमेटली जो रहते हैं ना कि गुत्थियां, तो गुत्थियों का कहीं ना कहीं एक जगह पे चाबी होती है कि अगर वो चाबी आपने डाली तो आपको पता चल जाएगा कि कंपनी के फाइनेंशियल की क्रेडिबिलिटी कितनी है। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और जो ये बैलेंस शीट है ना, ये दोनों अक्रूवल बेसिस पे चलती है। अक्रूवल बेसिस को मैं आपको सिंपली समझाता हूँ। अक्रूवल बेसिस में ऐसा होता है कि अगर आपने कोई सर्विस कर दी तो इसका मतलब भले से उसके सामने वाले से पैसे आए या फिर नहीं आए, बट आप उसको रिपोर्ट कर दोगे कि भाई मैंने इस सामने वाले का घर बना दिया। बाई चांस मान लेते हैं कि आपको घर बनाना है, तो आपने मान लो इस सामने वाले का घर बना दिया, बट सामने वाला तो फ्रॉड है, वो आपको पैसे देने ही वाला नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपने सेल्स तो बता दी कि हाँ यार मैंने 1 करोड़ की सेल्स कर दी, बट सामने वाले ने आपको 1 करोड़ दिए ही नहीं। तो अल्टीमेटली सेल्स तो हो गई, तो इससे क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो स्ट्रॉन्ग बता दिए। अब आपने सेल्स के हिसाब से आपका प्रॉफिट भी बाइफरकेट कर लिया और प्रॉफिट बाइफरकेट करके कहीं ना कहीं बैलेंस शीट में भी उतार दिया, बट सामने वाला अगर पैसे ही नहीं दे रहा है तो तुम क्या कर लोगे। तो इस चीज को अगर आपको पता करना है कि अगर कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इन्फ्लेट करके रखा है, तो उसका सीधी सी बात है आप जो कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना उस पर फोकस करो। अब देखो यार, एक रेशो होता है जो कि कैश कन्वर्जेशन रेशो देखता है आपकी कंपनी को कितना नेट प्रॉफिट हुआ, और देखो कि कंपनी को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना है। अगर ये रेशो जितना ज्यादा होगा ना, उससे पता चलेगा कि कंपनी में बहुत ही कम इन्फ्लेशन या फिर कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना उनके साथ में छेड़खानी कम हुई है। अगर देखो कंपनी के प्रॉफिट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कंपनी का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो अगर नेगेटिव आ रहा है, तो कहीं ना कहीं समझ लो कि कंपनी में कुछ ना कुछ घोल घपला चल रहा है। और ये देखना, अब सत्यम है ना, सत्यम के फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाना और देखना। इसके अलावा जितनी भी कंपनी मतलब कि बहुत ही वो पेनी स्टॉक्स में चल रही है ना, उनके भी देखना, उनके फाइनेंशियल्स तो अच्छे चल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जो उनका कैश कन्वर्जन साइकिल है या फिर जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा दूसरों पे फोकस मत करना। तो उसको देखना कि कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव है या फिर नहीं। इसके अलावा ऑथर ने कैश टैक्स रेशो भी बताया है कि कंपनी को आखिरकार कितना प्रॉफिट हो रहा है। मान लो कंपनी को 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो अब इस पे देखा जाए तो कंपनी में कॉर्पोरेट टैक्स रेट दो तरीके के, एक 25% है, एक 30% है। तो हाँ शायद ये दो ही है। और जो फॉरेन कंपनी उसको कुछ 40%, 35% का है शायद। आई होप मैं भूल गया हूँ क्योंकि बहुत पहले मैंने डायरेक्ट टैक्स में पढ़ा था। तो देखो, अगर मान लो कंपनी में 25% का टैक्स ब्रैकेट में आ रही है, तो अगर 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो क्या कंपनी ने 250 करोड़ का टैक्स भी भरा है कि नहीं भरा है। अगर नहीं भरा है तो मतलब क्या है, कंपनी ने प्रॉफिट तो इन्फ्लेट करके दिखा दिया। बट देखो, क्योंकि मैं आपको इसके पीछे की थोड़ी सी वो गणित समझाता हूँ। कंपनी का जो अकाउंट है ना, अकाउंट के हिसाब से एक अलग वो बनता है, और एक टैक्स है ना उसके हिसाब से अलग बनता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो अगर यहाँ पे टैक्स में उन्होंने कम प्रॉफिट दिखाया बट यहाँ ज्यादा प्रॉफिट दिखाया, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो टैक्स कम भरेंगे। और देखो टैक्स में क्या है कि जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट को मक्कारी पकड़नी है। तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल ऐसे ऐसी चीजों पर फोकस करवाया। मतलब अगर आप टैक्स लो पढ़ोगे तो अब आपको पता चलेगा कि कंपनी को मतलब कि जितना वो प्रॉफिट दिखा सकती है ना उतना ही दिखा पाएगी। वहां पे वो इन्फ्लेट बहुत ही कम बहुत ज्यादा रेयर चांसेस है कि वहां पे वो इन्फ्लेट करके दिखा दे। और देखो यार, आपको पता है कौन है जो कि टैक्स के रूप में ज्यादा पैसा देना चाहेगा, वो उसके फाइनेंशियल तो अच्छा बताएगा, बट टैक्स कोई भी देना ज्यादा नहीं चाहता। और एक और चीज है कि कंपनी ने अपने जो डायरेक्टर्स है ना उनको लोन्स और एडवांस कितना बांटा है। क्योंकि अगर कंपनी का ज्यादा एक्सपोजर कहीं ना कहीं लोन्स एंड एडवांस अपने डायरेक्टर या फिर अपनी सब्सिडरी पे है, तो कहीं ना कहीं मतलब कंपनी अपने जो फंड है ना उनका बहुत ज्यादा मिस यूज कर रही है। इसके अलावा जो भी कंपनी के ऑडिटर्स है, वो ऑडिटर्स की रेपुटेशन क्या है,
क्या मतलब कि वो ऑडिटर्स ऐसे हैं जो कि पहले भी किसी फ्रॉड वगैरह में थे। अल्टीमेटली ये सारे के सारे जो टेस्ट है ना वो बताते हैं कि जो आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनकी रिलायबिलिटी कितनी है, क्योंकि अगर वो रिलायबल ही नहीं है तो मतलब भले से कितनी अच्छी बता दूंगा तो क्या ही मतलब के। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि है प्रोमोटर्स की कॉम्पिटेंस। अब देखो यार, प्रोमोटर की कॉम्पिटेंस अगर आपको देखनी है तो कंपनी की जितनी भी कॉन्फ्रेंस कॉल्स या फिर जिनको कॉन कॉल्स बोला जाता है ना उनको देखो, और जो कंपनी का मतलब वो मैनेजमेंट लेटर जाता है ना उसको पढ़िए। उससे आपको क्लियरली पता चल जाता है कि कंपनी का जो मतलब कि प्रोमोटर है वो कितना कॉम्पिटेंट है और कंपनी को आखिरकार आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले रहा है। क्योंकि देखो यार, मैंने बहुत सारी कंपनी की पढ़ा है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी है जो कि वीएफएक्स बनाने का काम करती, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उसके लिटरली मैं प्रोमोटर को देखता हूँ ना तो मुझे लगता है कि हाँ यार, इस प्रोमोटर पे कहीं ना कहीं भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट है बंदा। खुद पहले मतलब वीएफएक्स का डिजाइनर रह चुका है और कहीं ना कहीं वो ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहा है या फिर वो दिखा रहा है कि अपन ऐसा कर सकते हैं ऐसा कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं झलक की भी आ रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब इसके अलावा बात करें लास्ट पॉइंट की, तो वो था प्रोमोटर की इंटीग्रिटी। अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात करें कि अगर आपने आपके खजाने की रक्षा करने के लिए किसी चोर को चुन लिया है, तो चाहे आप मतलब कितने ही मतलब कि वो बोले ना कि वो चोर कितना ही कैपेबल हो, कितना ही कॉम्पिटेंट हो, कितनी ही अच्छी स्ट्रेंथ हो, फिर भी वो कहीं ना कहीं चोरी ही करेगा, क्योंकि उसका तो अल्टीमेट फोकस है चोरी पे, तो चोरी ही करेगा। तो कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है ना उसकी इंटीग्रिटी को देखो। और देखो यार, आजकल तो आप इंटीग्रिटी को बहुत ही अच्छे से चेक कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मैनेजमेंट बार बार कोई ना कोई नियम कानून कायदे आदि चीजों को बार बार तोड़ रहा है, तो सीधी सी बात वो बंदा इंटीग्रेट नहीं है। अब देखो यार, दो एग्जांपल है मैं बताता हूँ। एक कंपनी थी सत्यम, जिसके फाइनेंशियल से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, मैनेजमेंट इंटीग्रेट नहीं था, कंपनी का हो गया डाउनफॉल। एक कंपनी थी टाटा मोटर्स, जिसके फाइनेंशियल जितने घटिया हो सकते हैं उतने घटिया थे, बट उसका जो मैनेजमेंट था वो था बिल्कुल इंटीग्रेट, रतन टाटा सर। तो क्या हुआ, अल्टीमेटली कंपनी ने कर ली ग्रो। तो जितने रिटर्न शायद 3-4 साल में टाटा मोटर्स ने दिए, उतने अच्छे रिटर्न किसी भी कंपनी ने नहीं दिए। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि इंटीग्रिटी कितना ज्यादा मैटर करती है। अब जो इस बुक का नेक्स्ट लेसन है ना, वहां पर ऑथर ने बात करी है 3 सिंपल रूल्स के बारे में जो कि सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए है। तो जो पहला रूल है ना वो है रूल है बाइंग का। बाइंग में तो आपको सिंपली एक रूल ये फॉलो करना है कि जिस कंपनी को आप बहुत ही अच्छे से उसके बिजनेस मॉडल को या फिर कंपनी के बारे में आप समझ रहे हो ना, उसी कंपनी को इन्वेस्ट करो। क्योंकि आप भी कितने भी अच्छे ऑथर के पास चले जाओ, कितने ही बड़े मतलब कि इन्वेस्टर के पास में चले जाओ, अगर वो आप किसी कंपनी का अगर बिजनेस मॉडल नहीं समझोगे तो आप अल्टीमेटली मतलब कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि यार ये कंपनी कैसे पैसे कमा रही है, कैसे क्या कर रही है। क्योंकि जब आप किसी कंपनी का बिजनेस मॉडल समझोगे ना तो आपको उसके अंदर की डिटेलिंग पता चलेगी। अब जो सेकंड रूल है ना वो है कि उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करो जिनका की लॉन्ग टर्म में कैश फ्लो आता रहेगा और साथ में उनका हाई ROCE है। इतनी भी कंपनी जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाली है ना उनमें कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म तक कैश फ्लो आता है। देखो जैसे कि आईफोन 13 अभी भी बिक रहा है, आईफोन 14 भी बिक रहा है, आईफोन 15 भी बिक रहा है और अब आईफोन 16 जो नया है वो भी बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि यार कंपनी कुछ भी चीज लॉन्च करती है तो उसका कंसिस्टेंट कैश फ्लो है। सेम सैमसंग मतलब जो भी बड़ी कंपनी है उसमें देख लो, रिलायंस देख लो, रिलायंस के पास में भी एक मतलब जो जियो है, जियो में क्या है कि आपको कंसिस्टेंटली कैश फ्लो आएगा कि यार भाई लोग एडिक्टेड हो गए, हर महीने रिचार्ज करवाना है मतलब करवाना है। सेकेंड है हाई ROCE, मतलब जो कंपनी ने जितनी भी कैपिटल लगाई है, देखो एक कैपिटल हम खुद लगाते हैं, एक हम लेते हैं बैंक वगैरह से लोन और वो लगाते हैं, तो अगर उसको निकालते हैं तो उसको निकालते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स और उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल कैपिटल जो कि हमने लगाई है, डेट प्लस इक्विटी दोनों को। मान लो 100 रुपए आपने लगाए, 100 रुपए आपने बैंक से लगाए। अब मान लो आपकी कंपनी सेल्स कर रही है और आपकी कंपनी ने नेट जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स है वो कमाया मान लो 20 रुपए। तो अब कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है कि आपकी कंपनी का जो ROC है ना वो 100 प्लस तो 200 तो आपका डिनोमिनेटर में आ गया और ऊपर आ गया अपने 20 रुपए, तो कहीं ना कहीं 10% ROC है। बट अगर कोई कंपनी मान लो 100 रुपए अपनी जेब से लगा रही है और 100 रुपए ही बैंक से ले रही है और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो ऐसे लेवरेज कर रही है खुद को कि वो 20 रुपए से ज्यादा कमा रही है, तो उसका ROC हाई हो गया। तो कहीं ना कहीं दिखा रही है कि कंपनी जो अपने रिटर्न है ना वो जितनी भी उसकी कैपिटल लगा रही है उस पर कहीं ना कहीं ज्यादा कमा रही है। तो जो कंपनी ज्यादा कमा रही है उसी पे अपने को अल्टीमेटली फोकस करना है। और बाइंग का लास्ट रूल है कि जिस भी कंपनी में इन्वेस्टिंग कर रहे हो ना उसमें सिंपल है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखो। देखो यार, आपके कैलकुलेशंस, आपके अजम्पशंस, आपकी जो सोच है ना कहीं ना कहीं एक लिमिट है और वो लिमिट है ना उसकी वजह से कहीं ना कहीं उसमें वल्नरेबिलिटी और कहीं ना कहीं मतलब की प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो सीधी सी बात है, मान लो आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि यार इसके शेयर की प्राइस 50 चल रही है, बट यार अपन एक काम करते हैं, थोड़ा सा मार्जिन लेते हैं 20% का, जब इस कंपनी के शेयर की प्राइस 40 रुपए आ जाएगी ना तभी तेरा भाई इन्वेस्ट करेगा। तो मतलब अल्टीमेटली आपको जो शेयर है ना उसको सही प्राइस पे भी खरीदना चाहिए। देखो एग्जांपल के लिए बताता हूँ, जोमेटो अब के समय में बहुत ही ज्यादा महंगा हो गया है, बट वो कहीं ना कहीं 40 रुपए के आसपास आया था और ब्लिंकिट को उसने परचेस किया था उसका डिसीजन मतलब बहुत सारे लोगों मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टर को गलत लग रहा था, बट जिस प्रकार उसने प्रॉफिटेबल किया तो जिसने 40 रुपए के आसपास खरीदा वो तो मतलब आपको पता है कि कितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी उसको मिल गया था। चलिए अब एक नए कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं जो कि ऑथर ने बहुत ही मतलब एक अलग लेवल का बताया है, वो है मीन रिवर्सन। देखो यार, आप जो भी कंपनी अभी देख रहे हो ना जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रही है ना, एक समय के बाद में वो बहुत ही ज्यादा मीडियोक्रेट हो जाएगी और एक समय के बाद में वो बिल्कुल उनका डाउनग्रेड हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझाता हूँ इन्फोसिस का।
इन्फोसिस के शेयर की प्राइस, मतलब इन्फोसिस नो मैटर कंपनी बहुत ही अच्छी है, बट कंपनी में क्या था कि एक समय जब 2000 के आसपास बहुत ही ज्यादा मतलब की ग्रोथ थी, तो कंपनी के शेयर की प्राइस भी उसी प्रकार बढ़ रही थी। बट अब आप देख रहे हो कि कंपनी की ग्रोथ बिल्कुल ऐसी आ रही कि मैनेजमेंट खुद बोलता है कि 3% 5% से ज्यादा हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो अब कहीं ना कहीं कंपनी है ना वो इतनी बड़ी हो गई है कि वो मीडियोक्रिटी ग्रोथ पे ही आ गई है। क्योंकि देखो यार, टाइम के साथ में पहले जो कंपनी छोटी होती है तो वो बड़ी हो जाती है, बट बड़ी होने के बाद में अब कितना ही ग्रो करेगी, तो कहीं ना कहीं वहां से जो उसकी जो रिटर्न है ना वो बहुत ज्यादा एवरेज और बहुत ही ज्यादा बेसिक हो जाता है। और देखो यार, ये मीन रिवर्जन है, इसका उल्टा भी सच है कि कोई कंपनी मान लो अभी बहुत ही अच्छा परफॉर्म, मतलब अभी बहुत ही बेकार परफॉर्म कर रही है, बट आगे जाके हो सकता है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर दे। तो देखो यार, ये बात मतलब कि मैंने आपको क्यों बताई, तो ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि आप कहीं ना कहीं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो उसका ये मतलब 100% नहीं है कि उसमें अभी अगर उसकी अच्छी परफॉर्मेंस है तो आगे भी रहेगी, और अगर उसकी अभी खराब है तो आगे भी जाके खराब ही रहेगी। क्योंकि अल्टीमेटली अगर कंपनी का वो मीन रिवर्सन चल गया तो कंपनी कहीं ना कहीं बेड परफॉर्म करेगी, और रिवर्स मीन हो गया तो कंपनी कहीं ना कहीं जो बेड परफॉर्म से अच्छी परफॉर्मेंस करने लग जाएगी। अब आगे का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें ऑथर ने जो कॉन्ट्रेरियन माइंड है ना उसके बारे में बात करी है। देखो यार, जब भी कोई सिचुएशन बन रही है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका कॉन्ट्रेरियन माइंड चलना चाहिए, मतलब क्या ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और उसकी नेगेटिव भी सोचो, उसके पॉजिटिव भी सोचो। कॉन्ट्रेरियन माइंड यही बताता है कि जो भीड़ जो काम कर रही है ना, वो भीड़ की काम के अपने को उसका बिल्कुल ऑपोजिट फॉलो करना है। लाइक जब अडानी के शेयर क्रेश हो रहे थे तो अल्टीमेटली सब बेच रहे थे, तो उस समय अपने को खरीदना था। और जब सब के सब खरीद रहे हैं, मतलब कि जब बिल्कुल मतलब कंपनी ओवर वैल्यूड हो जाती है, तो उस समय क्या है, अपने को बेचना है। सेम एनवीडिया में अगर आपने बहुत पहले खरीद के रखा था और अब अगर आप निकल भी गए हो तो बहुत अच्छे है, और अगर अब आप खरीद रहे हो अब, और अब कंपनी बोल रही है कि एक ही दिन में उसकी मार्केट कैप $200 बिलियन कम हुई, तो फिर अब आप समझ सकते हो कि आपके साथ में कितना खतरनाक आपका कटा है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो देखो यार, यहाँ पर ऑथर ने कहीं ना कहीं बिहेवियरल फाइनेंस के बारे में बात करी थी कि जो सबके सब फॉलो कर रहे हैं ना कहीं हमें वो फॉलो नहीं करना है। क्योंकि देखो यार, हमारे दो ब्रेन होते हैं। एक ब्रेन है जो कि है रिफ्लेक्स ब्रेन, जो कि मतलब कि एक्सटर्नल में जो भी इंफॉर्मेशन चल रही है ना उससे क्विक डिसीजन ले लेता है। और सेकंड है रिफ्लेक्टिव ब्रेन, जो कि कोई भी इंफॉर्मेशन है ना उसको कॉम्प्लेक्स तरीके से बिल्कुल सोचता है और कॉम्प्लेक्स तरीके से डिसीजन लेता है, जो कि अल्टीमेटली बहुत ही ज्यादा सही होता है। देखो यार, कुछ सिचुएशन में हमारा जो रिफ्लेक्स ब्रेन है ना वो बहुत ही सही है। अब आपके सामने शेर आ गया, तो अब अगर आप सोचने बैठे कि अच्छा शेर आ गया, चलो पहले शेर को देखते हैं कि क्या करेगा, आपको ऐसा नहीं करना है। वहां से सीधी सी बात है कि आपका जो रिफ्लेक्स ब्रेन है वो बोल रहा है भाग भाई भाग, तो आपको भागना ही है। और वैसे ही अगर कई सिचुएशन ऐसी है जहां पे कि आपको जटिल मतलब कि कुछ सोचने का है, तो वहां पे अगर आप रिफ्लेक्टिव ब्रेन का यूज करोगे तो वो ज्यादा सही है। बट देखो यार, स्टॉक मार्केट है ना, स्टॉक मार्केट में जो हमारा रिफ्लेक्स ब्रेन है ना वो कहीं ना कहीं जो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर हमें डिसीजन बनाने के लिए बोलता है, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो देखो यार, यहाँ पर ऑथर ने 4 स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस के बारे में बात करी कि जहां पर जो हमारा रिफ्लेक्स ब्रेन है, मतलब जो फास्ट डिसीजन लेता है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ट्रबल क्रिएट कर देता है। जो पहला सर्कमस्टेंसेस है वो है कि व्हाट यू सी इज ऑल देयर, मतलब कि हमें लग रहा है कि जो हम सब देख रहे हैं ना वही बस की बस सारा का सारा सच है, और हम कहीं ना कहीं जो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है ना उसी पे हमारा फास्ट डिसीजन बना लेते हैं, और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हम उसमें लॉस करते हैं। और यहाँ पर ऑथर ने जो पावर यूटिलिटी कंपनियों के जब आईपीओ आए थे 2008 में, तो वहां पे बात करी थी कि सब बोल रहे थे कि कंपनी का फ्यूचर है पावर यूटिलिटी, फ्यूचर है पावर यूटिलिटी, फ्यूचर है। बट कहीं ना कहीं कंपनी को आईपीओ बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड आए, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि कंपनियों ने अभी तक उनके जो पुराने लेवल है वहां तक भी अभी तक नहीं पहुंची है। स्विट्जरलैंड लोन का आप एग्जांपल समझ ही सकते हो। सेकंड सर्कमस्टेंस है एंकरिंग एंड प्राइमिंग। देखो एंकरिंग के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, इसे हम स्पेसिफिक न्यूज या फिर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर ही हमारा डिसीजन बना लेते हैं। देखो अगर हम न्यूज में बहुत ज्यादा देख रहे हैं कि यार हमारी इकोनॉमी खराब चल रही है, हमारी स्टॉक मार्केट खराब चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हम एंकरिंग बायसनेस के शिकार हो जाएंगे और सोचेंगे कि यार स्टॉक मार्केट खराब प्रदर्शन कर रहा है, मतलब हमें स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं लगाने चाहिए। वहीं अगर हम न्यूज में देख रहे हैं कि ये कंपनी अच्छा कर रही है, यही कंपनी अच्छा कर रही है, यही कंपनी बेस्ट बनेगी, लाइक एनवीडिया का भी चल रहा था, अल्टीमेटली सबने एंकरिंग बना ली कि एनवीडिया ही फ्यूचर है, और सबने उसमें पैसे लगाए, और कंपनी अब अल्टीमेटली पहले तो बढ़ी, फिर अब धीरे धीरे क्रेश हो रही है। इसके अलावा थर्ड सर्कमस्टेंसेस उन्होंने बताया है एवर्जन टू अनफेमिलियर। देखो यार, कभी कभी हमारे जो डिसीजन है ना वो किसी बस अनफेमिलियर चीज है ना उसके ऊपर ही ले लेते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कंपनी के बारे में बिल्कुल अनफेमिलियर है, बट फिर भी हम उससे कहीं ना कहीं डिसीजन बना लेते हैं। इसके अलावा लास्ट सर्कमस्टेंस है, कभी कभी जो लो प्रोबेबिलिटी वाली चीज है ना उसको हम बहुत ही ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर देते हैं, मतलब जिसको हमने लास्ट वीडियो में रिसेंसी बायसनेस को समझा था ना, वैसे ही कि लास्ट में अगर अपने अभी अपने प्लेन क्रैश दिखा है तो हमको ऐसा लगता है कि प्लेन में जो है ना वो कहीं ना कहीं सफर करना बहुत ही ज्यादा जोखिम वाला है। यहाँ पर जो रिसेंट वाली इन्फॉर्मेशन है ना कहीं ना कहीं वो हमारे डिसीजन को हेम्पर करती है। देखो यार, यहाँ पर अगर आपको जो रिफ्लेक्स ब्रेन है जो कि मतलब कि क्विक डिसीजन लेता है, इससे कहीं ना कहीं अगर आपको बाहर आना है तो ऑथर ने 5 ट्रेड्स दिए जो कि एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर के अंदर होना चाहिए। देखो एक तो होना चाहिए वो स्केप्टिक्स, मतलब कि वो कहीं ना कहीं हर एक चीज है ना उसके ऊपर क्वेश्चन करना चाहिए। क्योंकि देखो यार, बहुत सारी कंपनी के जो प्रोमोटर है या फिर जो ब्रोकर्स है ना वो किसी कंपनी के फ्यूचर आउटलुक को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर देते हैं।
तो क्या कहीं ना कहीं हम उन पे क्वेश्चन कर रहे हैं या फिर नहीं, क्या ऐसा होगा तो ऐसा क्यों होगा। तो हमें हर एक चीज के बारे में स्केप्टिसिज्म लाना चाहिए हमारे अंदर। सेकंड है रिस्क एवर्जन। कभी कभी हम जो डोपामिन हिट है ना उसके लिए कहीं ना कहीं रिस्क ले लेते हैं और अल्टीमेटली वो रिस्क है ना वो कहीं ना कहीं हमें लॉस करवा देती है। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी समझना होता है कि क्या ये रिस्क ले रहे हैं, ये वाजिब है रिस्क लेना या फिर ये वाजिब नहीं है। अरे हमें जो हमारा माइंड है ना उसे बहुत ही ज्यादा ओपन रखना है, क्योंकि अगर ओपन माइंड रहेगा तो हम दूसरे जो इन्वेस्टर है, दूसरे जो लोग हैं, उनके भी इनसाइट्स को और उनके भी नॉलेज को हमारे अंदर ग्रहण करेंगे। इसके अलावा फोर्थ जो ट्रेट है वो है कि हमें बहुत ही ज्यादा पेशेंस और बहुत ही ज्यादा प्रिपेयर रहना चाहिए। देखो पेशेंस यानी कि हमें किसी भी कंपनी पे अगर भरोसा है तो उसमें हमें लंबे समय तक रुकना है और हमें प्रिपेयर भी रहना है कि अगर हमें यहाँ से लॉस हो जाता है तो हम आगे जाके कैसे उससे मतलब कि बाहर निकलेंगे, या फिर हम किसी कंपनी पे रिसर्च कर रहे हैं तो उसको आखिरकार कैसे पूरी की पूरी प्रिपेयर करना है कि एक टाइम है उसके अंदर वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन और सारी की सारी रिसर्च कंप्लीट हो जाए। और लास्ट है कॉन्ट्रेरियन, मतलब हमें हर एक चीज के बारे में अगर कोई ये कर रहा है तो भाई हमें सोचना है कि ये क्यों नहीं करना चाहिए। सब खरीद रहे हैं तो हमें सोचना है कि हम बेच दें क्या, या फिर सब बेच रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि क्या खरीद ले क्या। मतलब ऐसा नहीं कि बिना कुछ सोचे समझे ही करना है, बट हमें कॉन्ट्रेरियन माइंड लाना है कि सब ये कर रहे हैं तो मैं तो भाई इसका उल्टा ही करूंगा। और देखो यार लास्टली मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो फियर है और ग्रीड है, अगर आप इन दोनों को समझ गए और इन दोनों का मतलब कि आपने समझ लिया कि फियर और ग्रीड से अगर जिन भी डिसीजन हमारे होते हैं उनको अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो कहीं ना कहीं हम एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन जाएंगे। और वो बोलते हैं ना कि पूरी मोह माया उससे बहुत ही ज्यादा बाहर निकल जाएंगे। अब बात करें अगर हम बिल्कुल लास्ट वाले चैप्टर की तो वो है द गुरु इन यू। इसमें देखो यार ऑथर ने एक टिप दी है कि हमें बिल्कुल जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है ना वो रखनी है। देखो स्टॉक मार्केट ने अल्टीमेटली 15% का रिटर्न दिया है, हो सकता है आगे जाके 15% नहीं देगा, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट मेच्योर होगा और मार्केट बड़ा होगा तो वो इतना रिटर्न नहीं दे पाएगा। लाइक सेम स्टॉक मार्केट ऑफ यूएस, जो कि पहले तो उसने बहुत अच्छे रिटर्न दिए बट अब आपको पता है कि वो 8% के आसपास ही दे रहा है। तो क्योंकि यार वहां का मार्केट इतना ज्यादा मेच्योर हो गया है, इतना ज्यादा पैसा लगा है, तो कहीं ना कहीं इतना ही रिटर्न दे सकता है। जो हमें सारी की सारी जो हमारी अप्रोचेज है ना वो सारी की सारी रियलिस्टिक रखनी है। मतलब ऐसा ही सोचना है कि हमको भी 15% ही मिलेगा, क्योंकि हम कहीं मतलब भगवान नहीं है कि हमको 50%, 100%, 200% मिल जाएगा। इसके अलावा सेकंड उन्होंने यहाँ पे टिप दी है वो है कि जो स्टॉक मार्केट की शेयर की प्राइस है ना उसको चेक करना बहुत ही कम करो। मतलब अगर आपने कोई शेयर को खरीदा और अगर बार बार आप उसकी शेयर की प्राइस को चेक कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर का डोपामाइन को हिट करेगी और या तो हमें लॉस करवाएगी या फिर हमको हल्के से प्रॉफिट में बिकवा देगी और सोचेगी कि हाँ अपने जो भगवान है, अपन तो मतलब कि एक शेयर को थोड़े कम में खरीद लेते हैं और थोड़े ज्यादा में बेच देते हैं, और कहीं ना कहीं जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है ना उसको आपकी लाइफ से खत्म ही कर देगी। थर्ड टिप है डाइवर्सिफाई। देखो यार एक ही जगह पे अगर आप कॉन्सेंट्रेट रहे तो कहीं ना कहीं आपका पोर्टफोलियो है ना वो मतलब बढ़ेगा भी उसी अच्छे से, क्योंकि अगर कंपनी मतलब कि बहुत ही अच्छी मतलब वो बोलते हैं ना सनराइज में जब सूरज उग रहा है तो बहुत अच्छे से बढ़ेगा, बट जब सनसेट होगा तो उसी हिसाब से गिरेगा भी सही। और लास्ट फोर्थ टिप है कि अपनी रिस्क है उसको असेस करो और समझो कि आप कितनी रिस्क ले सकते हो और उसी के हिसाब से रिटर्न आपको मिलेंगे। सॉरी इसके बाद में लास्ट टिप है पेशेंस। देखो पेशेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो स्टॉक मार्केट आपका गेम है ही नहीं। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने पूरी बुक में से जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना वो बता दी है। देखो यार जो ऑथर ने बहुत सारे जो इन्वेस्टर है उनके इंटरव्यू लिए थे वो मैंने कहीं ना कहीं इंक्लूड नहीं किए, क्योंकि वो आप जब पढ़ोगे तभी आप कुछ अच्छा समझोगे। अगर आपको एक बुक चाहिए तो आप डीएम कर देना, मैं कहीं ना कहीं से मतलब दे ही दूंगा। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही एक क्या कमेंट कर देना कि आखिरकार मैंने समरी कैसे बनाई। सो गाइस बाय बाय।